गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 266 यानी कि 266। 29 जनवरी फ्राइडे का दिन और स्थान है मुंबई। चंदन से वंदन ज्यादा शीतल होता है, योगी होने के बजाय उपयोगी होना ज्यादा अच्छा होता है। प्रभाव अच्छा होने के बजाय स्वभाव अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, लेकिन हंसकर किया हुआ कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस। दोस्तों, तेरे तकिए पर मेरी कुछ निशानी पड़ी है, मेरी आंखों की कुछ कहानी पड़ी है। जो तेरा था वो तो मुझे मिल गया, जो तेरा था वो तो तुझे मिल गया, पर तेरे सिरहाने मेरी जवानी पड़ी है। आगे लिखा है, हर दुआओं में मांगा मैंने तुझे रब से, तेरी दर पे मेरी वही रवानी पड़ी है। चलो माना मैं बेवफा ही सही, चलो माना मैं बेवफा ही सही, तेरे दीवार से लगी हुई मेरी बदगुमानी पड़ी है, मेरी बदगुमानी पड़ी है। दोस्तों, अंत में लिखा है, जो हो सके तो कुछ शाम लौटा देना मेरी, जो हो सके तो कुछ शाम लौटा देना मेरी, तेरे बिस्तर से दबी मेरी जिंदगानी पड़ी है, मेरी जिंदगानी पड़ी है। दोस्तों, आज फ्राइडे का दिन है, शुक्रवार का दिन है, और शुक्रवार स्पेशल में मैं आपको पैसे का महत्व बताता हूं, और इसका शीर्षक है मैं पैसा हूं। इस जीवन का कटु सत्य ना उगलते बनता, ना निगलते बनता, ये है तो भी नहीं, और तो भी बिना इसके आज जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी ने सबको जोड़ रखा है, और मजे की बात है कि इसी ने सबको तोड़ के रखा है। मैं पैसा हूं। मुझे आप मरने के बाद ऊपर नहीं ले जा सकते, मगर जीते जी मैं आपको बहुत ऊपर ले जा सकता हूं, क्योंकि मैं पैसा हूं। मुझे पसंद करो सिर्फ इस हद तक कि लोग आपको नापसंद ना करने लगे, क्योंकि मैं पैसा हूं। मैं भगवान नहीं, मगर लोग मुझे भगवान से कम नहीं मानते, क्योंकि मैं पैसा हूं। मैं नमक की तरह हूं, जो जरूरी तो है, मगर जरूरत से ज्यादा हो तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता हूं, क्योंकि मैं पैसा हूं। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनके पास मैं बेशुमार था, मगर फिर भी वो मरे और उनके लिए रोने वाला कोई नहीं था। मैं पैसा हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, मगर मैं निर्धारित करता हूं कि लोग आपको कितनी इज्जत देते हैं। मैं पैसा हूं। मैं आपके पास हूं तो आपका हूं, आपके पास नहीं हूं तो आपका नहीं हूं, मगर मैं आपके पास हूं तो सब आपके पास हैं और सब आपके हैं, क्योंकि मैं पैसा हूं। मैं नई नई रिश्तेदारियां बनाता हूं, मगर असली और पुरानी बिगाड़ देता हूं। मैं पैसा हूं। और अंत में दोस्तों, मैं सारे फसाद की जड़ हूं, मगर फिर भी ना जाने क्यों सब मेरे पीछे इतना पागल होते हैं, क्योंकि मैं पैसा हूं। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर 266, 29 जनवरी और शुक्रवार का दिन, स्थान है मुंबई। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम में आखिरी जो अंश होता है वो एक कहानी होती है, और एक शिक्षापद कहानी होती है, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज की हमारी कहानी कुछ इस प्रकार ही है। वेताल 25, जो हमारा एक एपिसोड चल रहे थे, जिसमें 25 एपिसोड थे, ये पूरा एक श्रृंखला थी, और आज 25वीं कहानी मैं सुना रहा हूँ विक्रम और वेताल की, जो कि आखिरी कहानी है। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी, और कल से हम आपको नई कहानियां सुनाएंगे। इस कहानी का शीर्षक है पापी कौन। दोस्तों, काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले थे और हंस किलोल कर रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे, जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर चले गए।
घोड़ों को उन्होंने मंदिर के बाहर बांध दिया। वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखते क्या हैं कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से नहीं रहा गया। वो आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने किया क्या कि जूड़े में से कमल का फूल निकाला, कान में लगाया, दांत में कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे ना तो उसका नाम मालूम है और ना ही ठिकाना। वो कैसे मिलेगी? दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराए नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? तो वो बोला कि उसने कमल का फूल सर से उतार कर कानों में लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक के रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंत बाट राजा की बेटी हूँ, और पांव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्यावती है, और छाती में लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूला नहीं समाया, और राजकुमार बहुत खुश हो गया दोस्तों, क्योंकि बात ही खुशी वाली थी। बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में लेकर चलो। दोनों मित्र वहां से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहां पहुंचे। राजा के महल के पास गए और एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काट रही थी। उसके पास जाकर दोनों घोड़े से उतर पड़े और बोले कि माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे रह गया है और हमें रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उड़ गई। बोली, बेटा तुम्हारा घर है, जब तक जी में आए तब तक कर रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, भाई तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है और तुम्हारा गुजर बसर कैसे होता है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी करता है। मैं राजा की बेटी पद्यावती की धाय थी। बूढ़ी हो जाने से अब मैं घर पर रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई कल तुम वहां जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वो आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेशा राजकुमारी को दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा किया और हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार आप घबराए नहीं, उसकी बातों को समझें। उसने देसों उंगलियां सफेद चंदन में भारी, इससे उसका मतलब यह है कि अभी 10 रोज चांदनी है, उनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में तुम्हें मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहां से। बुढ़िया ने आकर सारी बातें सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया कि इसमें हैरान होने की क्या बात है। उसने कहा कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे और 2 पहर रात बीतने पर वो महल जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वो उसे भीतर ले आई। अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुली रह गई। एक से एक बढ़कर चीजें थी। रात भर राजकुमार राजकुमारी एक साथ रहे। जैसे ही दिन निकलने को आया कि राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल दिया। इस तरह कई दिन बीत गए।
अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। उदास होकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया कि मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, वो बड़ा चतुर भी है और उसकी होशियारी ही से तो मैं तुम्हें मिला हूं या तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनवाती हूँ, तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुंचा। वे महीने भर से मिले नहीं थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी, तभी तो उसने ये भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। और यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया और खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा और उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाए, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ मैं बताता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद में। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज 29 जनवरी है और स्थान है मुंबई। मैं मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं ये कहानी और मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों, दीवान का बेटा बोला कि नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चलें। आज रात को तुम वहां चलो, जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटी उसे साथ ले गई और योगी को भेष बना मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो कह देना मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा, उसने कह दिया कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़वा दिया। सब राजा के सामने पहुंचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहां से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं मसान में काली चौदस को डाकिनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकिनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा, पद्यावती की बाईं जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं है। रानी ने देखा तो उसमें था। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वो योगी को एक और ले जाकर बोला, महाराज, धर्म शास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गौ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। ये सुनकर राजा ने पद्यावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में बैठे ही थे। राजकुमारी को अकेली पाकर साथ ले अपने नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनकर वेताल ने विक्रम से कहा कि राजन, यह बताओ कि पाप किसको लगा है? राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया। कोतवाल ने राजा को कहने को मान लिया और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जो बिना विचारे उसे अपनी बेटी को देश से निकाला दे दिया। और राजा का इतना कहना था कि वेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका और राजा वापस गया और वेताल को लेकर चल दिया। दोस्तों, ये थी कहानी और ये हमने आपको वेताल 25 ही सुनाई थी। इसमें 25 कहानियां थी और आज आखिरी कहानी थी। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपसे कल मुलाकात करूंगा एक नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।